नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासी गलियारे से है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी एक बार फिर एनडीए में लौटने वाले हैं। जी हां, न्यूज 18 से बातचीत में खुद मांझी ने इसके संकेत दिए हैं। मांझी ने साफ कहा है कि इसी महीने की 26 तारीख को हम के पार्टी के नेताओं से उनकी चर्चा होगी और बैठक के बाद वे अंतिम रूप से महागठबंधन से अलग होने का फैसला लेंगे। वैसे मांझी के वापस जेडीयू में जाने की संभावना है। उम्मीद है कि मांझी अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय भी कर सकते हैं। महागठबंधन से अलग होने की वजह उन्होंने तेजस्वी यादव को बताया है, हालांकि खुलकर उनका नाम नहीं लिया। मांझी की माने तो सियासत में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ऐसे में मांझी का बयान साफ संकेत दे रहा है कि चुनावी साल में उनकी जल्द ही घर वापसी होने वाली है। 26 तारीख को अपने मन की बैठक बुला रहे हैं। बैठक में जो निर्णय होगा उसको हमें भी तैयारी करनी है। वैसी परिस्थिति में 25 जून तक जो 12 में आ रहा होगा और नहीं तो 26 जून को हम अपना रास्ता अलग दें। राजनीति में तो कोई ऐसा होता है क्या, कोई दुश्मन है पवन नहीं। 26 तारीख को अपने मन की बैठक बुला रहे हैं। बैठक में जो निर्णय होगा उसको हमें भी तैयारी करनी है। वैसी परिस्थिति में 25 जून तक जो 12 में आ रहा होगा और नहीं तो 26 जून को हम अपना रास्ता अलग दें। राजनीति में तो कोई ऐसा होता है क्या, कोई दुश्मन है पवन नहीं। इधर मांझी के जेडीयू में आने के संकेत का मंत्री अशोक चौधरी ने स्वागत किया है। वहीं आरएलएसपी नेता माधव आनंद और कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने भी मांझी के स्टैंड पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जदयू के ही मंत्री थे, जदयू के ही मुख्यमंत्री थे। इसीलिए अगर जीतन राम मांझी जी की घर वापसी होती है तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। एक बड़ा दलित चेहरा है। हम समझते हैं कि उनके आने से तो जदयू के ही थे, लोगों के बहकावे में चले गए इधर उधर, तो हमको वापस आएंगे तो हम समझते हैं कि ये बड़ा बात है और हम लोग सब उस जदयू का उनका स्वागत करेंगे। महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, यह कहने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है और अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग मिल बैठ के ऑल इज वेल कर दें। यह समय की मांग है। 25 तारीख का अल्टीमेटम दे चुके हैं, कह रहे हैं कि इस बार फाइनल है अल्टीमेटम, तो उसके पहले उनको मनाने की कोशिश, उनसे बात करने की कोशिश कोऑर्डिनेशन का होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों से तो बात हो ही रही है। अब किसको कहाँ क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों से लगातार बात हो रही है और आएंगे, सब बात हो जाएगी। तो मांझी के इस बयान के संकेत और इस पॉलिटिक्स के मायने समझिए। दरअसल चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स अक्सर शुरू हो जाता है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो चुका है। आप ये मान सकते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकता है। जीतन राम मांझी महागठबंधन में अलग थलग दिख रहे हैं। लगातार वे कह रहे हैं कि महागठबंधन का एक समन्वय समिति बनाया जाए, लेकिन कोई उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही है। आरजेडी के बिना महागठबंधन का दांव उन्होंने चला था, लेकिन बाकी सहयोगी दलों ने साफ कह दिया कि बिना आरजेडी का गठबंधन कैसा। ऐसे में दांव उल्टा पड़ गया। अब मांझी के सहयोगी मांझी के स्टैंड के साथ नहीं है। जीतन राम मांझी के सामने घर वापसी का एक विकल्प है, चूंकि नीतीश के वो साथी रह चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर आरजेडी के खेमे से। एमएलसी के लिए उम्मीदवारों का ऐलान आज होगा। आरजेडी सभी 3 उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। सुनील सिंह और जगदानंद सिंह के बेटे के बीच कांटे की टक्कर है। डॉक्टर पुनीत हैं जगदानंद सिंह के बेटे। वहीं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी को भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। अति पिछड़ा कोटे से आते हैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी, जबकि मुस्लिम कोटे से मोहम्मद फारूक का भी जाना तय है। तेजस्वी तेज प्रताप में से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, यानी अगले ये विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं साल, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी तेज प्रताप आजमाएंगे दांव और एमएलसी कोटे से विधान पार्षद नहीं बनेंगे। 3 उम्मीदवारों के ऐलान आज आरजेडी कर सकता है, जिसमें संभावित नाम हम बता रहे हैं आपको।
तो एक तरफ जहां आज आरजेडी अपने तीनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने जा रहा है, वहीं टिकट को लेकर खींचतान के बीच पार्टी नेताओं ने ही तेजस्वी यादव के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आज बड़ी संख्या में राघोपुर के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के विरोध में नारे लगाए और पूर्व एमएलसी उदय नारायण राय उर्फ भोला राय को फिर से विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनाने की मांग की। तेजस्वी के विरोध में नारेबाजी कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बाहर से आ रहे नेताओं को विधान परिषद चुनाव में टिकट देने की बातें सामने आ रही हैं, जबकि पार्टी के वफादार और पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। नए नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है राघोपुर के जो लोग हैं वो यहाँ पे राबड़ी देवी के आवास के बाहर आवाज बुलंद कर रहे हैं और भोला यादव के नाम से नारेबाजी कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो लोग हैं ये मौजूद, इनसे बात करते हैं, आखिर नाराजगी की वजह क्या है इनसे जानते हैं, बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोग क्यों यहाँ पे आए हैं? क्या देखिए, हम कोई पार्टी के आदमी नहीं है, किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन राजद के प्रति आस्था रहता है। हम लोग को मालूम हुआ कि ये भोलाऊ को नहीं बनाया जा रहा है एमएलसी, तो अपनी बात रखने आए, हमारे नेता है, हम नेता के पास अपनी बात रखने आए हैं। नेता को निर्णय करना होगा कि क्या करना है, और मैं मानता हूं कि इस बार वर्कर को तवज्जो मिलेगा और भोलाऊ एमएलसी बनेंगे। क्या लगता है, तेजस्वी मानेंगे आप लोग? मानेंगे। तेजस्वी नेता है और लोगों के मर्ज को समझने का काम करते हैं और समझेंगे, विचार करेंगे, पुनर्विचार तो नहीं विचार करेंगे। हम चाहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं कि शुरू से भोला बाबू ये राष्ट्रीय जनता दल का सीचे हैं राघोपुर में, और पूरा बिहार में एक ऐसा क्षेत्र है जो राघोपुर है जिससे राष्ट्रीय जनता दल का नाम जाना जाता है। और वैसे असमी जो भीष्म पितामह है राघोपुर का भोला बाबू, अगर उनको जगह नहीं मिलता है एमएलसी में तो हम लोग को तो दिक्कत लगेगा थोड़ा, क्योंकि उनका नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और उनका नेतृत्व में काम करते हैं और उनका मान सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग को जाहिर है कष्ट होगा। ये राघोपुर के लोग हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भोला बाबू जो हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। और चूंकि एमएलसी का चुनाव है, 3 सीट पे जो है वो कैंडिडेट को उतारना है और इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी अगर की जाएगी तो इसका हम विरोध करेंगे। हालांकि ये उम्मीद जता रहे हैं कि तेजस्वी इनकी मांगों पे विचार करेंगे और जो है अपने जो निर्णय है पार्टी के कार्यालय का, जिसके बारे में इनको जानकारी मिली है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें एमएलसी का कैंडिडेट बनाया जा सकता है, तो उस पर शायद तेजस्वी पुनर्विचार करेंगे। खैर देखना होगा कि तेजस्वी अपने क्या निर्णय लेते हैं और इन लोगों की जो उम्मीद है उस पर कितने खरे उतरते हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गौरतलब है कि कल ही पूर्व एमएलसी भोला राय ने विधान परिषद चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की थी और हाजीपुर में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन किया था। और भोला राय ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो आरजेडी का गढ़ रहे राघोपुर में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। और आज पटना में उनके समर्थक तेजस्वी यादव के विरोध में नारेबाजी कर भोला राय के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स करने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए। एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर के बाद हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन ने भी इसकी पुष्टि की है। सिविल सर्जन के मुताबिक जाले विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और उनके ड्राइवर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद दोनों को दरभंगा से पटना एम्स रेफर कर दिया गया है। बिहार में किसी भी विधायक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का यह पहला मामला है। विधायक का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब जो उनके संपर्क में आए उनकी तलाश की जा रही है और ताकि उन्हें भी क्वारंटाइन किए जा सके। आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 4 महीने बाद बिहार में चुनाव है। तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं, लेकिन बीजेपी रणनीतियों के साथ साथ जनता के बीच भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए जनता से सीधा संवाद कर रही है। आज बीजेपी नेता बिहार के अलग अलग हिस्सों में 5 जगहों पर वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पश्चिम चंपारण के चनपटिया में, जबकि डिप्टी सीएम सुशील मोदी औरंगाबाद में कमान संभाल रहे हैं। अररिया के चिरैया में नंद किशोर यादव, सहरसा के चैनपुर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जमुई में शहनवाज हुसैन वर्चुअल रैली के जरिए जनता से जुड़ रहे हैं।
हमारी नहीं रहती तो अभी तक हम सभी विधानसभाओं का सम्मेलन कर चुके होते, लेकिन कोरोना के दरमियान किसी भी तरह का जनता को या कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा करना अपने आप में महामारी को आमंत्रण देने के बराबर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह फैसला किया कि हम विधानसभा सम्मेलन करेंगे, पर यह विधानसभा सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से होगा और हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें सुनेंगे और विधानसभा के चुनावों की, विधानसभा के कार्यक्रमों की पूरी तैयारी करेंगे। इसका आज शुरुआत हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इंटरनेट की स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले पर तत्काल विचार करते हुए इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर अश्लील और हिंसक कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण को अपराध की कैटेगरी में लाया जाए। इस तरह के प्रसारण से बच्चों के दिमाग में खराब असर पड़ा है और उनके और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। चिट्ठी में नीतीश कुमार ने लिखा है कि स्ट्रीमिंग सेवाओं में ऐसी सामग्री होती है जो सेंसर नहीं होती है। इनके कंटेंट महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए अहम भूमिका निभाता है। स्ट्रीमिंग सेवाएं डीटीएच और केबल सेवाओं की तुलना में सस्ती हैं। यही कारण है कि उपभोक्ताओं के बीच अधिक लोकप्रिय हो गई हैं। चूंकि स्ट्रीमिंग सेवाओं के जरिए टेलीकास्ट होने वाले कंटेंट पर कानून की स्पष्टता कम है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में विज्ञापनों के बिना सेंसर किया गया कंटेंट को प्रसारित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि इस तरह के कार्यक्रमों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए। अश्लील और हिंसक कार्यक्रमों के प्रोडक्शन और प्रसारण को अपराध की श्रेणी में लाया जाए ताकि कानूनी विकल्प मजबूत हो सके। नीतीश कुमार इसी तरह का एक पत्र पिछले साल दिसंबर में भी लिख चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी को जिस तरह से स्ट्रीमिंग के जरिए कई वेब सीरीज में जो चीजें परोसी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जो मानदंड है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके अनुरूप नहीं है। और एक विकृत मानसिकता को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए पहले भी उन्होंने पोर्न और अन्य इस तरह के अश्लील सामग्रियों को लेकर इंटरनेट पर इस तरह के साइट्स पर प्रतिबंध की बात की थी। लेकिन स्ट्रीमिंग एक जरिया है जो सेंसरशिप की परिधि के बाहर है और इसीलिए अगर स्ट्रीमिंग को सेंसरशिप के दायरे में लाया जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे कंटेंट्स पर रोक लगाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा है वो बेहद अहम है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी पटना में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के पीछे का सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। मनोज तिवारी ने कहा कि सुशांत सिंह के सुसाइड ने बॉलीवुड में नए कलाकारों के साथ भेदभाव को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। मनोज तिवारी से बात की हमारे सहयोगी ब्रजम पांडे ने। बीजेपी के सांसद, दिल्ली के नेता और अभिनेता मनोज तिवारी आज दिवंगत सुशांत सिंह के घर पर पहुंचे, उनके परिवार से मिले, उन्हें सांत्वना दी। मनोज जी, सुशांत सिंह के बारे में बताइए। ये बहुत ही दुखद क्षण है, शब्द नहीं है। सोच ही नहीं सकते थे कि हमको इसलिए इस घर में आना पड़ेगा कि हम सुशांत को आकर के यहाँ अंतिम विदा दें, उसके फोटो पे पुष्प अर्पित करें। ये तो हम तो इस आशा में थे, हमारे बिहार का बेटा सुशांत, बिहार की एक प्रतिभा पूरे भारत में छाई हुई है, पूरे वर्ल्ड सिनेमा के लोग उसको आशा की भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मेरा कनेक्शन उनसे विशेष था क्योंकि धोनी फिल्म हम लोगों ने प्रोड्यूस की है, तो जिस समय उनको सिलेक्शन किया गया तब से लेके और उनको फिल्म को सुपर हिट होते हुए और फिर सुशांत को पूरी दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवाते हुए हमने देखा। अब परिवार से मिल रहे हैं, नीरज जी भी परिवार से है, उनके पिताजी से मिला मैं, दीदी लोगों से मिला। अब तो इस समय उनके दुख में खड़े हैं और परिवार चाहता है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और हम सब उसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति करनी चाहिए। बहुत कुछ ना कह के भी कह के गया है ना, तो उसको तो समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, क्या कहना चाहता था, किसको इंगित करना चाहता था, वो इस देश के बाकी हम सभी से क्या चाहता था। ये तो सवाल आज खड़े हुए हैं। इसलिए अब तो उसने रहते हुए जो अपने अभिनय का लोहा मनवाया वो तो अलग बात,
जाते जाते जो उसने प्रश्न खड़ा कर दिया है उसका जवाब तो मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनोज तिवारी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जाते जाते कई प्रश्न छोड़ कर गए हैं। अब इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, एक ऐसी जांच जिससे सच्चाई सामने आ सके। कमसन राजेश के साथ विजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही बारिश से मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बागमती नदी कटौंझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि गंडक और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बांधों की सुरक्षा के लिए रेत और मिट्टी भरे बोरे को तैयार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने मौके का जायजा लिया। मानसून इस बार अरसे बाद समय पे आया है। खासकर मुजफ्फरपुर में 10 सालों से मानसून समय पर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार मानसून समय पे आने से लगातार नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी है। और उसी को देखते हुए जो ये तैयारी जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है कि जो बोरे में रेत भरे मिट्टी को भर कर रखा जा रहा है, ताकि बांधों पे जब दबाव होगा तो इस बोरे को वहाँ रखा जाएगा, ताकि कम से कम जो प्रवाह है नदियों का उसे रोका जाए। और जो रेन कट पिछले साल हुआ था उसकी भी रिपेयरिंग कई जगहों पर नहीं हुई है। और कोरोना संकट के वजह से जो काम 15 जून तक पूरा कर लेना था वो काम इस बार नहीं हो पाया है। इसको लेकर पूरी तरह जल संसाधन विभाग अलर्ट है कि जो गलतियां पिछली बार हुई है उसको दोहराया नहीं जाए। और उसको देखते हुए ये बाढ़ पूर्व की तैयारी की जा रही है। जो संवेदक हैं उन्हें ये दिया गया है, आप मजदूरों से तमाम जो बोरे हैं उसे भर कर रखें और किसी प्रकार की कोताही इसमें नहीं हो। क्या आप लोग यहाँ करवा रहे हैं? आज काम नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या कितना काम बताइए? लगभग अभी तक कुछ बोरा है जो भरा गया है, और उसके बाद में बाकी जो है लगभग 3000 बोरा और भर के स्टैकिंग का उसका काम बचा हुआ है, वही काम आज होना है। यदि नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है तो फिर जहां रेनकट की संभावना होगी या फिर नदियों का दबाव बांधों पर होगा तो वहां इस मिट्टी भरे बोरे को रखकर तत्काल बाढ़ को रोकने की तैयारी होगी। और रजवाड़ा में पहले ही 2017 में यहां पर बांध टूटा था और इस वजह से भी प्रबल संभावनाएं हैं कि यदि नदियों का जलस्तर बढ़ता है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बांध पर नदियों का दबाव बढ़ेगा और फिर बाढ़ का खतरा भी। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुसहरी, मुजफ्फरपुर। सासाराम के शहरी इलाके में जल निकासी योजना विभाग की सुस्ती की भेंट चढ़ रही है। पिछले 1 साल से शहर में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण चल रहा है, लेकिन आज तक ये काम अधूरा है, जिसकी वजह से शहर का पानी नहीं निकल पा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। शहर से पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण होना था और इसकी निर्माण करीब सासाराम में 1 साल से चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि अभी भी यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम का काम है वो पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। अभी भी यहाँ पर जो काम है वो काम जो है पूरा नहीं हो सका है। अगर समय रहते यह काम नहीं पूरा होगा तो काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है और अभी तक इसमें जितना काम लगना चाहिए था उतना काम नहीं लगा है, जिस कारण जो पानी का निकासी है शहर से वो नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इस ड्रेनेज सिस्टम का समय पर निर्माण हो जाता तो इस बरसात में सासाराम के लोगों को जल जमाव से निजात मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पटना से। पुनाईचक में नगर निगम कर्मी पर हमला हुआ है और इस हमले में निगम कर्मचारी का सिर फट गया है। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे निगम की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंच गई है और जांच कर रही है। तो ये तस्वीर, और यहीं पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे नगर निगम के कर्मचारी। जब उन पर हमला किया गया, उनका सिर फट गया। इस हमले में नगर निगम की गाड़ी जो वहां थी खड़ी, उस गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। इसी जगह की वारदात है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ये इलाका पड़ता है और फिलहाल पुलिस अब पहुंची है। पुलिस अब तहकीकात कर रही है कौन लोग थे, किन लोगों ने नगर निगम कर्मचारी पर हमला किया। और इस हमले में निगम कर्मचारी का सिर भी फट गया है, निगम की गाड़ी का भी शीशा तोड़ा गया है। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचे थे निगम के कर्मचारी। जब निगम की कर्मचारी पर हमला किया गया और उनका सिर फट गया, निगम की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया है।
दरभंगा के आजमनगर में 5 जून को हुए भीषण बम धमाके की गुत्थी 15 दिन बीतने के बाद भी नहीं सुलझी है। आज खुद दरभंगा के एसएसपी बाबूराम पुरेलाल लश्कर के साथ मौके पर जांच करने पहुंचे। एसएसपी ने वहां मौजूद लोगों के साथ नगर विधायक से भी घटना की जानकारी ली। बता दें कि 5 जून को हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा सीमेंट से बना मकान ध्वस्त हो गया और आसपास के दर्जन भर मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। एसएसपी ने भी माना कि यह सामान्य बम का धमाका नहीं है, साथ ही धमाके की वजह कंटेनर या कुकर बम के इस्तेमाल की आशंका जता रहे हैं। साथ ही बरामद विस्फोटक पदार्थ की जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। वहीं विस्फोट से आतंकी तार जुड़े होने के सवाल पर भी एसएसपी ने इनकार नहीं करते हुए जांच की बात कही है। जबकि दरभंगा नगर से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बम धमाके की तार आतंकियों से जोड़ते हुए मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। ऐसे ये लग रहा है कि कोई बड़ा है तो कोई कंटेनर में या प्रेशर कुकर टाइप से कोई ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। और घर से काफ़ी सारे जले हुए और बिना जले हुए कुछ पटाखे मिले हैं और आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया है कि ये आदमी पटाखे का काम करता था। घर से कुछ बारूद जैसा पदार्थ भी बरामद हुआ था। क्या दर्शा रहा है कहीं टेररिस्ट वगैरह गाड़ियों के लिए तो इसका उपयोग तो नहीं? बिंदुओं पर जाँच की जाएगी, हालांकि अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। कि दरभंगा मॉड्यूल पहले से फेमस रहा है, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में भी यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में संलिप्तता पाई गई। सभी स्तर पर जांच होनी चाहिए। और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अंदर तक ब्लास्ट गया, मतलब 3 दीवार के बाद जो है दीवार का खच्चा उड़ गया है। इसलिए एसपी साहब आए थे, उच्च स्तरीय जांच एनआईए जांच की जरूरत है तो वो भी होनी चाहिए। एनआईए क्या और भी बड़ी जाँच होनी चाहिए। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।